हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील बादू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हमारा सिलेबस पूरा हो गया है और आज हमारी जो है अंतिम क्लास है, प्रगति की ओर है हमारी क्लास। राजस्थान भूगोल की हमारी अंतिम क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे थे उपभोक्ता जागृति के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि हम बात करेंगे उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 की। तो लिखिएगा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018। तो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 की जब हम बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 जो है, इसमें ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार के व्यापार को शामिल किया गया है। जबकि 1986 का जो अधिनियम था उसमें केवल ऑफलाइन व्यापार शामिल था। तो ये एक नई उपलब्धि लेकर के आए अपने आप में। तो देखिएगा दोस्तों, लिखिए आप उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार के व्यापार को शामिल किया गया है। दोनों प्रकार के क्या शामिल किया गया है? व्यापार को शामिल किया गया है। समझ में आई? जबकि जो 1986 में था उसमें केवल अधिनियम जो था हमारा 1986 में, उसमें केवल ऑफलाइन व्यापार था। यानी 1986 में केवल ऑफलाइन व्यापार शामिल था। ऑफलाइन व्यापार शामिल था। तो दोस्तों, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप लोगों को अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि उपभोक्ता झूठे तथा भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध शिकायत करने हेतु जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है, और जिसका उल्लेख जो है आपका 1986 में नहीं था। और 2018 का जो विधेयक है आपका उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, इसमें ही जो है उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। जो कि क्या था कि 1986 में नहीं था, और इसके बदले क्या चीज़ लागू की गई है कि उपभोक्ता झूठे तथा भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध शिकायत कर सकता है। क्या कर सकता है? शिकायत कर सकता है। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ, उपभोक्ता झूठे तथा भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध शिकायत करने हेतु केंद्रीय उपभोक्ता लिखेगा। शिकायत करने हेतु केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, केंद्रीय संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं है दोस्तों। तो नेक्स्ट आप जो हैं इसके अंतर्गत उपभोक्ता के जो हितों के संरक्षण हेतु त्रिस्तरीय एक संरचना है जिसका निर्माण जो है उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 के अंतर्गत किया गया। उसकी बात हम
करने वाले हैं, क्योंकि त्रिस्तरीय संरचना क्या है उपभोक्ता के संरक्षणों के लिए, तो यहाँ हेडिंग डालिएगा त्रिस्तरीय संरचना। तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए त्रिस्तरीय जो संरचना है आपकी, उसका क्या किया गया, निर्माण किया गया, और किसके अंतर्गत, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 के अंतर्गत, जिसमें पहले नंबर पे आप लिखिएगा दोस्तों ए डाल करके कि केंद्रीय स्तर पर किस प्रकार की व्यवस्था है। तो केंद्रीय जो आपका स्तर है, इसके अंतर्गत क्या किया गया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन हुआ है। संरक्षण आयोग, समझ में भाई, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग बनाया गया है, जिसका अध्यक्ष जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, या फिर कौन होगा? सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सेवानिवृत्त न्यायाधीश आप लिख सकते हैं। तो किसका गठन किया गया? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग का, जिसका अध्यक्ष होगा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, और या सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी इसका जो है अध्यक्ष हो सकता है। और इसमें जो शिकायत की जाएगी मामलों की, वो शिकायत जो है 10 करोड़ रुपए से, कितने? 10 करोड़ रुपए से अधिक की। 10 करोड़ रुपए से अधिक के जो मामले होंगे वो होंगे, और ये किसके अंतर्गत है, कौन से बिल के अंतर्गत है? उपभोक्ता संरक्षण बिल 2018, इसके अंतर्गत ये होगा। और 1986 की बात करें तो ये 1 करोड़ वाला मामला था। 1 करोड़ रुपए से अधिक जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में दिया गया था वो 1986 में दिया गया था। लेकिन अब जो है केंद्रीय स्तर पर 10 करोड़ रुपए से अधिक का जो मामला है वो कौन देखेगा? केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के द्वारा देखा जाएगा, जिसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा। और इसी तरह से मैं बात करूं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी की जा सकती है। इसका प्रावधान भी जो है आपका उपभोक्ता संरक्षण बिल 2018 में इसका प्रावधान किया गया है। पहले ऐसा प्रावधान नहीं था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीय संरक्षण उपभोक्ता आयोग के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में कोई अपील की जा सकती है। अब वर्तमान में तो अपील कर सकता है, किसके आधार पर? यानी उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 के आधार पर कर सकता है, लेकिन पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो उपभोक्ता संरक्षण बिल जो 2018 है, उसके द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग का कोई निर्णय गलत होता है तो उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। पहले ऐसा प्रावधान 1986 के तहत नहीं था। तो एक नई बात जो है यहाँ पे जुड़ी है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो, नोट डाउन कर लीजिएगा एक बात को कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अपील की जा सकती है, और किसके तहत की जा सकती है? ये उपभोक्ता संरक्षण बिल 2018 के तहत ऐसा किया जा सकता है, जबकि पहले ऐसे प्रावधान नहीं थे। इसी तरह से त्रिस्तरीय जो ढांचा है, इस पे एक तो हमने बात की केंद्रीय स्तर की, जहाँ पर मामला 10 करोड़ रुपए से अधिक का देखा जाएगा, और इसमें भी अगर जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण में कोई डाउट आता है तो इसकी आवाज़ या अपील जो है हम सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। इसके अलावा जो है दूसरे प्रकार का जो है आपका वो है राज्य स्तर पर।
दूसरा स्तर कौन सा है? राज्य स्तर है। और इस राज्य स्तर के अंतर्गत हम देखेंगे दोस्तों कि राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। कौन सा? राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का क्या किया गया है दोस्तों? गठन किया गया है। तो दूसरे प्रकार का जो कि राज्य स्तर पर है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग। और इसका जो आपका अध्यक्ष है दोस्तों, ये अध्यक्ष होगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, या फिर कौन हो सकता है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हो सकता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी जो है आपका इसके अंतर्गत हो सकता है। और इसमें जो दोस्तों आपकी शिकायत का दायरा रहेगा तो वो रहेगा 1 करोड़ से 10 लाख 10 करोड़ तक का। 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का जो है इसके अंदर शिकायत की जा सकती है। और ये किसके अनुसार है? उपभोक्ता संरक्षण बिल 2018 के। लेकिन जब हम 1986 के तहत बात करते हैं इसमें, तो इसमें पहले जो है 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जो है मामला था। ये 1986 के तहत था दोस्तों। लेकिन 2018 के विधेयक के अनुसार इसका दायरा बढ़ा दिया गया। 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का जो मामला है इसके अंतर्गत देखा जा सकता है। इसको बढ़ा करके 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। और राज्य उपभोक्ता जो संरक्षण आयोग के जो कोई निर्णय है उसके विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर अपील की जा सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर क्या की जा सकती है? अपील इसके विरुद्ध की जा सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर अपील की जा सकती है। किसके आधार पर? राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध अगर कोई अपील आप करना चाहते हो तो आप जो हैं कर सकते हो राष्ट्रीय स्तर पर। और ये दोनों में ही प्रावधान था, 1986 में भी था और जो उपभोक्ता संरक्षण बिल 2018 है इसके अंतर्गत भी जो है ऐसा प्रावधान किया गया है। और सी प्रकार की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी उसमें प्रकार सी की बात हम करते हैं तो जिला स्तर आता है। तीसरा स्तर कौन सा है? जिला स्तर है। और जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। इसके तहत जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग जो है इसका गठन किया गया है। और इसमें जो व्यक्ति अध्यक्ष होता है इसका, जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग का अध्यक्ष जिला न्यायाधीश होता है या उसके समकक्ष होता है। जिला न्यायाधीश या उसके समकक्ष, यानी उसके पद के बराबर का कोई अधिकारी। और इसमें जो शिकायत का दायरा रहता है उपभोक्ता की ओर से तो वो 1 करोड़ रुपए तक का रहता है। 1 करोड़ रुपए तक का जो है दायरा रहता है विधेयक 2018 उपभोक्ता संरक्षण बिल 2018 के तहत। और इसमें 1986 में था वो इसका दायरा 20 लाख की था, लेकिन इसको बढ़ा करके कितना 1 करोड़ आजकल कर दिया गया है। और जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध भी राज्य स्तर पर अपील की जा सकती है। क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है। तो ये आपका दोस्तों जो उपभोक्ता जागृति का आपका टॉपिक था वो संपूर्ण होता है। मैं भी आप लोगों को राजस्थान का पूरा जो भूगोल है अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और मैं यही आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझे और पूरा साथ आपने दिया। तो एक छोटा सा टॉपिक और है जो कि चलते चलते मैं करवा देता हूं आपको साथ में दोस्तों, तो आप थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा इस क्लास के दौरान, और क्योंकि ये हमारी अंतिम क्लास है राजस्थान के भूगोल की। तो एक आपका जो छोटा सा टॉपिक है वो हल्के से हम चर्चा उसकी कर लेते हैं। हालांकि प्रश्न ना के बराबर उठने की संभावना होती है। और ये जो आपका प्रकरण है वो संसाधन के प्रकार हैं और उसका जो संरक्षण है, इस प्रकार का एक टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमें दोस्तों ये पता होना चाहिए कि संसाधन हम कहते किसे हैं, यानी संसाधन हम किसको कहेंगे, तो ये हमें सबसे पहले पता होना ज़रूरी है। तो संसाधन हम किसे कहेंगे, तो उसमें हम परिभाषा के अंतर्गत लिख सकते हैं कि वे पदार्थ या वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, यानी ऐसे पदार्थ या वस्तुएं जो मानवीय जो आवश्यकताएं होती है आपकी उनकी पूर्ति करती हैं
और जिनके निर्माण की तकनीकी और प्रौद्योगिकी जो हैं आपकी वो उपलब्ध हैं, यानी उनके निर्माण की तकनीकी उपलब्ध हैं और जो आर्थिक रूप से संभाव्य है उसे हम ग्रहण कर सकते हैं, तथा सांस्कृतिक जो हमारा रूप है उसमें वो मान्य है। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आती हैं, संसाधन के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे इसकी थोड़ी सी परिभाषा लिखिएगा, वे पदार्थ या वस्तुएं, वे पदार्थ या वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं वे पदार्थ या वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, जिनके निर्माण की तकनीकी या मैं बात करूं प्रौद्योगिकी उपलब्ध हैं और साथ साथ जो आर्थिक रूप से संभाव्य है तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। तो ये तो आपकी एक बड़ी बड़ी शब्दों में हम बात करें मोटा मोटी, तो ये आपके संसाधन की एक परिभाषा होगी कि संसाधन हम किसको कहेंगे। वे पदार्थ या वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और जिनके निर्माण की तकनीकी उपलब्ध हैं और आर्थिक रूप से उन्हें हम ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, संभव है तथा सांस्कृतिक रूप से वो मान्य हैं। इस प्रकार का अंतर्गत किसके आएंगे? संसाधन कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे? हमारे संसाधन कहलाएंगे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपके संसाधन है दोस्तों, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। संसाधन मुख्यतः कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो दो प्रकार के होते हैं। इसमें थोड़ा आप टेबल बनाओगे। पहले तो जो होते हैं आपकी, पहला टाइप होता है प्राकृतिक संसाधन। एक तो होते हैं प्राकृतिक संसाधन, समझ में आई दोस्तों। और ये जो प्राकृतिक संसाधन है, दूसरे प्रकार के आप लिखिएगा मानवीय संसाधन। मानवीय या इन मानवीय को कृत्रिम संसाधन भी कहते हैं। कृत्रिम संसाधन का नाम भी इन्हें दिया जाता है। तो जो आपके मानवीय संसाधन हैं, इसके अंतर्गत लिखिएगा वे संसाधन जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं और प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि वे संसाधन जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, क्योंकि हमें इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। समझ में आ गई दोस्तों। और इसी तरह से जो आपके मानवीय संसाधन हैं, तो मानवीय संसाधन की बात लिख लीजिएगा कि वे संसाधन जिन्हें मानव द्वारा बुद्धि और विज्ञान या तकनीकी के माध्यम से उपयोग योग्य बनाया गया है। इस प्रकार के जो संसाधन हैं वो मानवीय कहलाते हैं, कृत्रिम संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ जो है इसके संदर्भ में लिखेगा आप मानवीय या कृत्रिम संसाधन में कि वे संसाधन जिन्हें
मानव द्वारा, जिन्हें मानव द्वारा बुद्धि विज्ञान तकनीकी के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से उपयोग योग्य, उपयोग योग्य बनाया गया है, बनाया गया है। तो इस प्रकार के जो संसाधन है वो क्या कहलाएंगे, मानवीय या कृत्रिम संसाधन कहलाएंगे। इसी तरह से मैंने बताया कि संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होंगे, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक वे संसाधन जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मानवीय या कृत्रिम संसाधन वे संसाधन जिन्हें मानव द्वारा बुद्धि विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से उपयोग के योग्य बनाया गया, जो कि मनुष्य के काम में आ सकते हैं। इस प्रकार के जो हैं वो आपके संसाधन मानवीय या कृत्रिम संसाधन कहलाते हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि जो आपके प्राकृतिक संसाधन है ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो तो होता है भौतिक। पहले प्रकार के कैसे, प्राकृतिक में एक तो होते हैं भौतिक संसाधन और दूसरे होते हैं जैविक। दूसरे कौन से हो गए आपके, जैविक संसाधन। तो भौतिक जो संसाधन है वो उसमें उसके अंतर्गत आएगा, एक तो आपका जैसे भौतिक में हो गया सूर्य, यानी सूर्य है, जल है, वायु है, सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे आपके, ये आएंगे प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत। या इसमें आप खनिज को ले सकते हो, मृदा है, मिट्टी है, खनिज हैं, जल है, वायु है, सूर्य है, ये सारे क्या हैं, भौतिक संसाधन हैं। और इसी तरह से जैविक की बात करूं तो जैविक में के अंतर्गत एक तो आपका मानव आ गया, हम समझ में दोस्तों, और जीव जंतु आ जाएंगे। सारे जितने भी जो जीव जंतु हैं वो सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, जैविक संसाधन के अंतर्गत। और जैविक किसका प्रकार है, प्राकृतिक संसाधनों का है। और इस तरह से पूरी की पूरी जो आपकी वनस्पति है वो भी जैविक संसाधन के अंतर्गत आएगी। सूक्ष्म प्रकार के कोई भी जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, चाहे वो विषाणु हैं, चाहे वो जीवाणु हैं, चाहे वो आपके शैवाल हैं, कवक है, वो सारे के सारे किसके अंतर्गत, जैविक के अंतर्गत पड़ने वाले हैं। इसी तरह से मैं इधर बात करूं कि जो मानवीय या कृत्रिम संसाधन हैं तो ये हम तीन प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार में देखिएगा दोस्तों, जो पहले प्रकार के मानवीय संसाधन है आपके, जिसमें एक तो जनसंख्या को आप ले सकते हो, किसको, जनसंख्या को ले सकते हो। और जनसंख्या में भी जो कार्यशील हैं, कार्यशील जनसंख्या है, समझ में आई, कार्यशील जनसंख्या। और नेक्स्ट इसी में मैं बात करूंगा कि इस कार्यशील जनसंख्या को भी हम देखेंगे। जो जनसंख्या के कई टाइप हैं, एक तो कार्यशील जनसंख्या इसके अंतर्गत आएगी, दूसरा जो जिनका शैक्षणिक स्तर है, यानी शैक्षणिक स्तर की दृष्टि से इसको देखा जाएगा। इसी तरह से लिंगानुपात और शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को भी आप जो हैं इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य। समझ में दोस्तों, शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट हम जो हैं इसकी बात करते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं सामाजिक। मानवीय में दूसरे प्रकार के सामाजिक, और सामाजिक के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, एक तो राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक जो संगठन है वो मानवीय संसाधन या कृत्रिम संसाधनों में आएंगे और सामाजिक संसाधन के अंतर्गत आएंगे। दूसरा जो आपका पूंजीवाद है, फिर जो है समाजवाद, वो भी इसके अंतर्गत, और साम्यवाद। ये शब्द आपने सुन रखे हैं, लेकिन ये आएंगे मानवीय या कृत्रिम संसाधन के अंतर्गत। तीसरे प्रकार के हम इसको बांट सकते हैं, यानी किसी प्रकार की कोई भी सांस्कृतिक जो धरोहर है हमारी, वो भी किसके अंतर्गत आएगी, वो मानवीय संसाधन या
जो आपके कृत्रिम संसाधन है उसके अंतर्गत आएगी, यानी सांस्कृतिक कोई धरोहर है तो इस प्रकार से संसाधन का आपका जो डिवाइडेशन का टेबल है वो यहीं से प्रश्न उठ जाता है कि जैविक, इसमें से ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों कि जैविक कौन सा है और भौतिक कौन सा है। प्राकृतिक संसाधनों में से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इनमें से डिवाइडेशन ये कर दिया जाता है कि भौतिक और जैविक में से आपको डिफरेंस पूछ लिया जाता है, या इस प्रकार का प्रश्न काफ़ी बार बना हुआ है। तो ये संसाधन के प्रकार और संरक्षण वाला हमारा टॉपिक था। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको पढ़ना चाहें तो आप बात कर सकते हो कि उपलब्धता के आधार पर जो संसाधन है वो कितने प्रकार के हैं। तो जो विकासशील देश हैं या विकसित देश हैं उनमें विभेद जो किया जाता है संसाधनों का, तो जो विकासशील देश हैं और विकसित देश हैं उनमें हम जब विभेद करते हैं उनका आधार क्या रहता है, तो संसाधनों के आधार पर ही उसमें जो है हमें विभेदीकरण करते हैं। तो उसमें एक तो आता है कि आपका उपलब्धता का आधार पूछा जाता है, यानी उपलब्धता के आधार पर जो संसाधन है, तो उपलब्धता के आधार पर देखिएगा दोस्तों, उपलब्धता के आधार पर हम देख सकते हैं एक नंबर तो हैं, पहले पे आप डालिएगा, एक तो संसाधन होते हैं सर्वसुलभ, या इसको हम बोल सकते हैं सर्वव्यापी, यानी सभी जगह जो पाए जाते हैं वो सर्वसुलभ होते हैं, आसानी से हमें प्रोवाइड हो जाते हैं। यानी वे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं वो सर्वसुलभ हैं, सभी जगह पाए जाते हैं, तो वो हमारे क्या हैं, सर्वसुलभ संसाधन के अंतर्गत आएंगे। उदाहरण के लिए आप ले सकते हो जैसे आपका हवा है, मृदा है या जलवायु है, या इसी के अंतर्गत आप पर्यावरण को भी ले सकते हैं, पर्यावरण है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सभी जगह पाए जाएंगे ये संसाधन। तो दूसरे प्रकार की हम बात करते हैं तो सामान्य सुलभ, सामान्य सुलभ के अंतर्गत आप देखिएगा कि वे संसाधन जो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, वे संसाधन जो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। समझ में आई दोस्तों। तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हो जैसे आपकी कृषि योग्य भूमि है, कृषि योग्य भूमि है इसके अंतर्गत आएगी, पीने का जो पानी है वो इसके अंतर्गत आएगा। ये क्या आसानी से सुलभ होने वाले संसाधन होते हैं जो कि उपलब्ध हो जाते हैं। तीसरे प्रकार के जो उपलब्धता के आधार पर बात करते हैं, जो कि विकासशील और विकसित देशों का एक पैमाना माना जाता है इन संसाधनों के आधार पर, तो विरल जो होते हैं वो वे संसाधन होते हैं जो कुछ स्थानों पर मिलते हैं, कुछ स्थानों पर मिलते हैं। समझ में दोस्तों, ये कुछ स्थानों पर हमें मिलते हैं। तो आप इसके अंतर्गत उदाहरण देखोगे तो जैसे आपका सोना है या हीरा है, ये कहीं कहीं पाया जाता है। जैसे ये बहुमूल्य खनिज है तो ये हर जगह नहीं पाए जाएंगे, तो कहीं कहीं, यानी वे संसाधन जो कुछ स्थानों पर मिलते हैं वे विरल कहलाते हैं प्रकार में। इसी प्रकार से हम डी प्रकार की बात करें तो एकल, इस प्रकार के संसाधन जो एक ही जगह से उपलब्ध होते हैं, यानी वे संसाधन जो केवल एक स्थान पर मिलते हैं, वे संसाधन जो केवल एक स्थान पर, कहाँ मिलेंगे, एक स्थान पर मिलते हैं। समझ में आई दोस्तों। तो ये अपने आप में, जैसे मैं बात करना चाहूँ कि क्रायोलाइट है जो कि ग्रीनलैंड में मिलता है आपके, यानी एनाकोंडा है, मेरिनो भेड़ है, या डाउन्स जो ऑस्ट्रेलिया वाले घास के मैदान है, या जो आपका पेंगुइन पक्षी है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक ही स्थान पर पाई जाती है, तो वो एकल के अंतर्गत उपलब्धता के आधार पर
इन्हें एकल संसाधन के नाम से जाना जाता है। और इनका आधार क्या होता है कि विकासशील तथा विकसित देशों में हम विभेद किस प्रकार से करेंगे, तो संसाधनों को देख कर के ही उसका विभेद किया जाता है राष्ट्रों का, कि कौन सा विकासशील है और कौन सा विकसित देश है, दोनों में विभेद करता है। तो वो उपलब्धता के आधार पर किया जाता है कि वहाँ जो उपलब्ध संसाधन है उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये देश विकसित है या विकासशील है। तो इसी तरह से हम विकास के आधार पर देखें, संसाधनों को विकास के आधार पर, तो विकास के आधार पर देखिएगा, एक तो संभावी संसाधन होते हैं आपके, कौन से? संभावी संसाधन। आप दोस्तों अच्छे तरीके से यूं ही जुड़े रहें। अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस आपको पूरा कोर्स कराएगी, ये हम सब लोगों का, हमारी टीम का वादा है आपसे। तो संभावी जो संसाधनों की हम बात कर रहे थे कि वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं हो रहा है, तो वे संभावी कहलाते हैं। जैसे आप इसका लिख सकते हो कि वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान है, तो किसी क्षेत्र में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं हो रहा है, परंतु उनका उपयोग नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार के जो संसाधन है वो संभावी संसाधन कहलाते हैं। और इसमें आप उदाहरण ले सकते हो आपका, जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सारी की सारी संभावी संसाधन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इसी तरह से दूसरे प्रकार के इसमें विकास के आधार पर पढ़ते हैं, तो एक आता है आपका विकसित संसाधन। तो विकसित जो आपके संसाधन है दोस्तों, तो विकसित संसाधन हम किसे कहेंगे? विकसित संसाधन हम उन्हें कहेंगे कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा उपयोग की गुणवत्ता और मात्रात्मक जो उनका निर्धारण है वो तो किया जा चुका है। जैसे आपका खनिज संसाधन है तो वो विकसित संसाधन के अंतर्गत आएगा। इसकी अगर आप परिभाषा लिखोगे तो लिख सकते हो कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा उपयोग की गुणवत्ता है और मात्रा जो है उसका निर्धारण किया जा सकता है, वे किया जा चुका है, तो वे संसाधन आपके किसके अंतर्गत आएंगे? विकसित संसाधन के अंतर्गत हम उसको पढ़ेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो इसके खनिज संसाधन, खनिज जो संसाधन है वो सारे के सारे विकसित के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इसी तरह से सी टाइप की बात करूं तो एक होते हैं भंडारण के आधार पे, भंडारण वाले। प्रकृति में उपलब्ध संसाधन जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं ना, परंतु उनकी तकनीकी का अभाव होता है और उनका उपयोग जो है आपके लिए संभव नहीं है, तो वो एक भंडारण मात्र हैं, यानी मानव की पहुंच से दूर हैं, तो वो आपके किसके अंतर्गत आएंगे संसाधन? वो भंडारण के अंतर्गत आएंगे। जैसे आपका जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो मानव को समर्पित है, लेकिन वहाँ बहुत सारे भंडार हैं, लेकिन पहुँच क्या है? हम पहुँच वहाँ नहीं पाए हैं, यानी हमारी मानव की पहुँच से वो क्या है? दूर है। तो इस प्रकार के विकास के आधार पर कहाँ आएंगे? ये किसके अंतर्गत आएंगे? भंडारण के अंतर्गत संसाधन आते हैं ये। यानी समझ में आई दोस्तों? रिपीट कर देता हूँ कि इसको भंडारण को हम किस प्रकार से समझेंगे। तो भंडारण के अंतर्गत प्रकृति में उपलब्ध संसाधन जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, परंतु तकनीकी अभाव में उनका क्या हो गया कि उपयोग इनका संभव नहीं है, या ये मानव की पहुँच से क्या है? दूर है। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है मानव को समर्पित है, लेकिन मानव इसकी पहुँच से काफ़ी दूर है, अभी तक इसके बारे में बहुत कम जान पाया है, लगभग ना के बराबर। इसी तरह से चौथा प्रकार जो विकास के आधार पर संसाधनों का आता है वो आता है सिंचित क्षेत्र। समझ में दोस्तों? सिंचित क्षेत्र आप समझते हो कि वे संसाधन जो भंडार का ही रूप है परंतु मानव की पहुंच संभव है, यानी ये रूप तो भंडार का ही है, लेकिन यहाँ क्या है कि मानव की पहुंच क्या हो गई? संभव हो गई। समझ में आई? परंतु उपयोग उन्होंने प्रारंभ नहीं किया, तो वो सारे संसाधन क्या कहलाएंगे? सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका सोना है या हीरा है, समझ में आई?
यानी सिंची क्षेत्र, जैसे आपका केसरपुरा है, प्रतापगढ़ है, यहाँ से हीरा तो निकलता है राजस्थान में, लेकिन भंडारण का पता चल गया, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ जो उपयोग है वो अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के जो संसाधन है वो सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो ये विकास के आधार पर आपके संसाधन के प्रकार थे। हालांकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में होगा, यहाँ से प्रश्न नहीं उठेगा। जो मैंने आप तक पहले टेबल प्रस्तुत की थी कि संसाधन के जो प्रकार हैं कि मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय या कृत्रिम संसाधन। किसे कहते हैं? यानी प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के हैं, भौतिक और जैविक। समझ में? यहीं से आपका प्रश्न जो है पुट हो जाता है बहुत बार, और ना के बराबर संभावना रहती है यहाँ से प्रश्न उठने की। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आपके सिलेबस के अंतर्गत, और मैंने पूरा करवाया, आपको मन से करवाया दोस्तों। और फिर भी करवाते वक्त किसी शब्द में कोई गड़बड़ हो गई है, कोई लाइन में किसी प्रकार की गड़बड़ हो गई है, या फिर वर्णन किसी प्रकार का कोई गलत हो गया है, ये एक मानवीय भूल है प्रिय विद्यार्थियों। तो इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, और सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं कि भूगोल अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो अतुल्य RS ऑनलाइन पे, तो मैं भी नो डाउट आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं पूरी अतुल्य RS ऑनलाइन क्लासेस की ओर से। और आपका सिलेबस जो है वो संपूर्ण हो चुका है। हम जो हैं नेक्स्ट अगली क्लास में मिलेंगे दोस्तों किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।